Hello students, today our topic is Python NumPy array and this is Python NumPy array part 3. In this lecture we are going to discuss how to create two-dimensional ND array, and there are different functions by which we can create an NumPy array. Okay, so let us discuss them one by one. These are the different functions. First one is array, second is arrange and reshape, third is empty, fourth is 0, then fifth is ones, sixth is empty underscore like function, then 0 underscore like function, I function, random dot rand function, and random dot randint function. So let's start. So first is Python two-dimensional ND array using array function. In our last lecture, we create a single dimensional array using array function. So array function is basically used to create two-dimensional as well as single dimensional array. Okay. So let us see the syntax of it. It's first. First of all, what you have to do first, just import the NumPy library. Okay. So see the first line. First line is import NumPy as NP. So we import NumPy library here and and rename it, and alternative name is NP. So in this program we use NP in place of NumPy. So wherever NumPy is required, we write NP in place of NumPy. Okay. Now second thing, अभी इसके बाद हमने क्या किया, second thing is list one. We declared a list, और ये लिस्ट कैसी है आपकी, इट इज़ अ नेस्टेड लिस्ट इन विच टू लिस्ट आर देयर, और वो लिस्ट के फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट हैं 1 3 5, सेकेंड लिस्ट के एलिमेंट हैं आपके 2 4 6, और इन दोनों को भी हमने एक लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया. और हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमको यहाँ पर टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है. टू डायमेंशनल एरे के लिए एटलीस्ट 2 लिस्ट रिक्वायर्ड थी, तो हमने 2 लिस्ट बनाई और उनको एक लिस्ट के अंदर मार्क कर दिया हमने. तो अभी आपको लिस्ट बनाना है, लिस्ट से एरे क्रिएट करना है, तो हमें एरे फंक्शन का यूज़ करना है. तो क्या करना पड़ेगा हमने एरे का नेम दे दिया A1. ओके. देन आफ्टर नेम ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नेम क्या, NP. NP यूज़ करना है, NumPy यूज़ नहीं करना आप, क्योंकि हमने रीनेम कर दिया NumPy को NP से. तो हम लिखेंगे NP, देन आफ्टर डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद फंक्शन नेम लिखेंगे. फंक्शन का नेम क्या है, एरे, क्योंकि हम एरे की फंक्शन की हेल्प से ही हम एरे क्रिएट कर रहे हैं. और इसमें हमने पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास कर दिया. पैरामीटर क्या पास कर दिया, जो लिस्ट का नेम था, और लिस्ट का नेम क्या था, list1. ये हमने नेम दिया था, ऊपर देखिए यहाँ पर सेकेंड लाइन में list1. ओके. तो अब क्या हो जाएगा, हमारा एरे क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. अब एरे क्रिएट हो गया तो देखना भी एरे क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, एरे को प्रिंट कर देंगे. तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने कर दिया एरे को प्रिंट. ओके. और प्रिंट किया और फिर इसे रन कराया, तो आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा, टू डायमेंशनल एरे मिलेगा. ठीक है. फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट होंगे 1 3 5, और सेकेंड रो के अंदर एलिमेंट होंगे 2 4 6. तो इस तरीके से एरे फंक्शन की हेल्प से हमने एक एरे क्रिएट कर दिया, टू डायमेंशनल एरे. याद रखिएगा, एरे फंक्शन की हेल्प से हम टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल दोनों तरीके एरे क्रिएट कर सकते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. और दूसरी बात ये कि हमने इसमें लिस्ट का यूज़ किया है, हम टपल का भी यूज़ कर सकते थे. और ये लाइन हमेशा यूज़ होगी, इम्पोर्ट NumPy एज NP. आप नेम कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम NP ही लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए. ऐसा नहीं है कोई रूल है कि NP ही लेना है, NP की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, पर हम इसे रीनेम करते हैं NumPy को. और रीनेम करने से एडवांटेज ये होता है कि अब हमें NumPy ना लिख के सिर्फ NP लिखना पड़ेगा, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे NP, तो काम आसान हो जाएगा, लिखने में आसानी रहती है इससे. चलिए आगे देखते हैं. इसमें भी हमने एरे का यूज़ किया है, पर हमने इसमें इस बार लिस्ट नहीं लिया, लिस्ट की जगह हमने टपल लिया. तो टपल की हेल्प से हमने टपल को लेके हमने एरे क्रिएट किया है, एरे फंक्शन से. ठीक है. तो पिछली बार लिस्ट लिया था, इस बार टपल लेंगे. पिछली बार लिस्ट को एज ए पैरामीटर पास किया था, पैरामीटर वैल्यू. इस बार लिस्ट को पास ना करके हमको टपल को पास करना है, बाकी सब चीज़ें सेम ही है. तो इम्पोर्ट NumPy इज NP एज यूजल, जैसे हम लिखते हैं वैसे हम लिखेंगे इसको.
ठीक है। तो अब जहाँ कहीं भी हमको numpy लिखना होगा, हम numpy की जगह np लिखेंगे। उसके बाद T1 देखिए, T1 क्या है, आपका एक टपल का नेम है, तो इसमें वैल्यूज़ पास कर देंगे। ठीक है, चूँकि हमें 2 डायमेंशनल बनाना है तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ तो हों कम से कम इसके अंदर। तो हमने 2 4 फर्स्ट पेयर लिया, उसके बाद हमने सेकंड पेयर लिया, टपल की फॉर्म में पेयर लिया 3 5, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पेयर लिया, हमने ले लिया 6 4, कितने भी ले सकते हैं, और उसके बाद ले लिया हमने 5 6, और ये सभी वैल्यूज़ को खुद हमने एक टपल के अंदर मार्क कर दिया। ठीक है, तो एक सिंगल टपल हो जाएगा, और इस सिंगल टपल के अंदर जो इसके एलिमेंट है वो खुद टपल की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, एज इट मीन्स नेस्टेड टपल है। तो अब इसको अगर हम पास कर देंगे एज ए पैरामीटर वैल्यू एरे फंक्शन के अंदर तो क्या होगा, ये समझना होगा अब हमको। देखिए क्या होगा, तो क्या करना होगा हमको करना वही होगा इंटरनेट। ओके, A2 एक एरे का नेम लिया हमने, फिर लिखेंगे NP लाइब्रेरी का नेम, लाइब्रेरी NP हो जाएगा आपका। ठीक, लाइब्रेरी के बाद डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन का नेम क्या है यहाँ पर, एरे। ठीक है, और पास कर देंगे पैरामीटर वैल्यू टपल, पिछली बार लिस्ट पास किया था तो लिस्ट की हेल्प से एरे बनाया था, तो लिस्ट हो या एरे, एरे फंक्शन की हेल्प से आप एरे क्रिएट कर सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक एग्जाम्पल सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अभी एरे क्रिएट हो जाएगा। अब एरे क्रिएट हो गया है तो एरे को प्रिंट भी करना होगा, तभी पता चलेगा एरे आपका क्रिएट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन के अंदर फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। देखिए हमने लिखा प्रिंट A2, और जब प्रिंट किया तो फिर हमारा ये एक एरे बन गया। एरे के जो भी एलिमेंट्स थे, टपल के एलिमेंट्स थे, वो एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएंगे 2 4, फिर आ जाएगा आपका 3 5, देन आपका 6 4, और लास्ट में कितना आएगा 5 6। तो ये सभी एरे के एलिमेंट्स बन जाएंगे आपके। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि एरे फंक्शन की हेल्प से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास जो डेटा होगा वो लिस्ट में की फॉर्म में, टपल की फॉर्म में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही केसेस में हम एरे क्रिएट कर देते हैं एरे फंक्शन की हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब बात करते हैं एक और फंक्शन की, फंक्शन का नाम है अरेंज फंक्शन। ठीक है, और इसमें आप एक बात और याद रखिएगा कि अरेंज फंक्शन में हमें, अरेंज फंक्शन के साथ हमें रीशेप फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो सिर्फ अरेंज फंक्शन की हेल्प से आप एरे क्रिएट कर लें, ठीक है, 2 डायमेंशनल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अरेंज के साथ आपको रीशेप यूज़ करना पड़ेगा 2 डायमेंशनल बनाने के लिए। उसको देखेंगे कैसे। तो पहले तो हमें अरेंज फंक्शन की हेल्प से एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा, और जब हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे बन जाएगा तो फिर हम उसे रीशेप करेंगे, उसका शेप चेंज करेंगे। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बढ़ा सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, तो वो 2 डायमेंशनल बन जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अरेंज फंक्शन से तो सिंगल डायमेंशनल एरे ही क्रिएट होगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे import numpy एज np, एज यूजल जिससे लिखा जाता है वैसे लिखेंगे इसको, import numpy एज np। np एक नेम है किसका, numpy का। तो अब हमको numpy नहीं लिखना प्रोग्राम में, अब हमको numpy की जगह np लिखना है। import किया जाता है लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी के किसी भी लाइब्रेरी के फंक्शन को एक्सेस करना है आपको तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे पांडास के लिए पांडास को इंपोर्ट करते हैं, numpy के लिए हम numpy को इंपोर्ट करते हैं, मैटप्लॉटलिब के लिए हम मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने numpy को इंपोर्ट किया है और उसे एक नेम दे दिया है np। और numpy लाइब्रेरी के किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें पहले लाइब्रेरी का नेम लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट लिखना पड़ता है, और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है। फंक्शन में जैसे ही पैरामीटर्स वैल्यू वो हमें पास करनी पड़ती हैं। तो ये सिंपल प्रोसीजर, हर बार हम इसी को फॉलो कर रहे हैं, इस बार भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमने लिखा import numpy एज np। अब numpy यहाँ पर लाइब्रेरी है, np numpy का एक और हमने रीनेम कर दिया है, तो अब हमको np लिखना होगा, numpy नहीं लिखना होगा प्रोग्राम में। अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं import numpy तो हमको numpy लिखना पड़ता, लेकिन हमने एज np लिखा है तो अब ये रीनेम हो गया numpy, अब हमको np ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे। तो हमने नेम दे दिया उसका A1, ठीक है,
और जैसा मैंने बताया था आपको, पहले लिखना पड़ेगा NP लाइब्रेरी का नेम, उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा और उसके बाद अरेंज, ठीक है, अरेंज फंक्शन लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। अब अरेंज करना है तो स्टार्ट पॉइंट बताना पड़ेगा, स्टार्ट पॉइंट मान लीजिए मैंने दे दिया 1, एंड पॉइंट बताना पड़ेगा, एंड पॉइंट दे दिया 20, और फिर स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू का मतलब इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट, तो वो दे दिया मैंने 2। तो 1 से स्टार्ट होगा 20 तक जाएगा 2 का इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है। तो ये हमारा आपका एक एरे बन गया। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट हो जाएगा ये 1 डायमेंशनल एरे, ओके। लेकिन 1 डायमेंशनल एरे बनेगा, अब हम इसको 2 डायमेंशनल एरे बनाना है। तो 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनेगा? 2 डायमेंशनल एरे बनाने के लिए पहले तो हम एरे को एक नेम देंगे, एरे को नेम दे दिया मैंने A2, और जिस एरे को हमें कन्वर्ट करना है 2 डायमेंशनल में उसको देंगे हम नेम पहले, तो उसका नेम है A1, और फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन का नाम हो गया रीशेप, और जो भी आपको उसे रीशेप करना है उसकी डायमेंशन या जो भी शेप देंगे, शेप का साइज देंगे, वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए मैं 5 रोज और 2 कॉलम चाहता हूँ, पहले रो मेंशन की जाती है हमेशा, याद रखिएगा। तो मैंने लिख दिया रीशेप 5,2। तो अब ये जो सिंगल डायमेंशनल एरे है ये 5 रोज और 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद आप इसको प्रिंट कराना चाहें प्रिंट करा सकते हैं, कराया भी गया है, प्रिंट 2 डायमेंशनल एरे लिखा गया है प्रिंट A2, तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आउटपुट देख के आपको समझ में आएगा। देखिए 1 डायमेंशनल एरे था, ये अरेंज की हेल्प से कराया था हमने, 1 से स्टार्ट होगा 19 तक गया है, 20 तो इंक्लूड होगा नहीं इसमें, वैसे भी 2 का इंक्रीमेंट था। तो 2 डायमेंशनल एरे, तो हमने इसको क्या किया था, हमने इसको किया था 5,2, इट मीन्स 5 रोज और 2 कॉलम्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा 1 3 देन 5 7 देन 9 11 13 15 17 19, ठीक है। इस तरीके से ये रीशेप हो जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि आप सिर्फ अरेंज फंक्शन की हेल्प से 2 डायमेंशनल एरे नहीं क्रिएट कर सकते। आपको अगर 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, हमने 1 डायमेंशनल एरे में देखा था, अरेंज की हेल्प से हमने 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया था, यहाँ भी हमने 1 डायमेंशनल एरे ही क्रिएट किया है। और 1 डायमेंशनल एरे को अगर हमें 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके साथ रीशेप फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। रीशेप फंक्शन उसका शेप चेंज कर देगा, इसलिए इसे रीशेप बोला जाता है। जैसे हमने यहाँ पर किया 5,2, इट मीन्स 5 रोज और 2 कॉलम्स। ये भी याद रखिएगा, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतनी ही होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 10 थे। और जब हमने रीशेप 5,2 लिखा तो 5 × 2 कितना होगा? 5,2 भी 10 ही होगा। तो ये भी हमको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पाइथन 2D ND एरे यूजिंग एम्प्टी फंक्शन। अब जैसा इसका नेम है एम्प्टी, तो अगर आपको एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना है तो एम्प्टी फंक्शन की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। नेम भी एम्प्टी है फंक्शन का, ठीक है। तो पहली लाइन तो जो हमने लिखा था वही लिखेंगे हम इस बार भी, इम्पोर्ट numpy एज NP। नेक्स्ट लाइन देखिए, हमने लिखा np.empty, लेकिन एम्प्टी भी होगा तो उसका एक उसका डायमेंशन तो होंगी, इसका साइज तो होगा कुछ ना कुछ, कितनी रो कितनी कॉलम होंगे ये तो बताना पड़ेगा हमें। तो उसमें अगर हम 3 कॉलम और 2 रोज चाहते हैं तो हम लिखेंगे 3,2, ठीक है। और आप डेटा टाइप चाहते हैं तो डेटा टाइप भी लिख दीजिए उसका। डेटा टाइप के लिए पैरामीटर का नाम है डी टाइप। अब आप कहेंगे जब एम्प्टी है तो डेटा टाइप का क्या मतलब है? सही क्वेश्चन है। देखिए जब एम्प्टी होगा तो एक्चुअली में वो गार्बेज जो वैल्यू होगा वो शो करेगा, ठीक है। तो बनेगा तो सही वो, लेकिन वो गार्बेज दिखाएगा। जैसे इस केस में आप देखिए वैल्यू दिखा रहा है -1 -1, 102 45 56 एंड 0, तो ये गार्बेज वैल्यूज है जो शो करेगा। तो 3/2 का तो एरे तो बनेगा, क्रिएट होगा, नो डाउट अबाउट इट, तो बनना ही है उसको। और उसके साथ गार्बेज वैल्यू दिखाएगा, उसका डेटा टाइप int 8 होगा। तो ये भी पॉइंट है। तो एम्प्टी फंक्शन से एक्चुअली एम्प्टी तो बनता है लेकिन गार्बेज दिखाता है। ये आप इस प्रोग्राम को एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करेंगे, अलग कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यूज़ डिफर करेंगी, याद रखिए, क्योंकि वो गार्बेज है, ठीक है। तो बाद में आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वैल्यू से, ये एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये गार्बेज दिखाएगा। तो ये भी याद रखिए, लिखा भी हुआ देखिए, एम्प्टी क्रिएट्स एन एरे विद एन एनी रैंडम गार्बेज वैल्यूज। कोई भी गार्बेज वैल्यू वो भी रैंडमली सेलेक्ट करेगा, वो दिखाएगा।
और अगर आप डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट होगा। मैंने यहाँ पर इंट दे दिया था, इसलिए इंटीजर टाइप की वैल्यू शो कर रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो एम्प्टी से एम्प्टी एरे क्रिएट होता है विद गार्बेज वैल्यूज, और साइज मेंशन करना ज़रूरी है, साइज तो देना ही पड़ेगा हमको। चलिए आगे देखते हैं एक और मेथड, पाइथन 2 डायमेंशनल एरे यूजिंग जीरोस फंक्शन। फंक्शन का नाम है जीरोस, तो नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको फंक्शन में जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो हम उसके लिए एक फंक्शन है ज़ीरोस, उससे बनाते हैं। एम्प्टी से याद रखिएगा गार्बेज वैल्यू आ रही थी, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसमें सभी वैल्यू ज़ीरो हों तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ज़रा जीरोस फंक्शन का ऐसे यूज़ करेंगे, सिंपल है, एम्प्टी की तरह ही यूज़ करेंगे, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, अब गार्बेज की जगह ज़ीरो वैल्यूज़ आएंगी, तो फर्स्ट लाइन तो वही होगी, इम्पोर्ट नम्पाई से एन पी, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी इम्पोर्ट नम्पाई को इम्पोर्ट किया हमने और उसे रीनेम कर दिया एन पी से। तो अब इस प्रोग्राम में जहाँ कहीं भी मुझे नम्पाई यूज़ करना होगा तो नम्पाई की जगह मुझे एन पी लिखना होगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, A1 इज इक्वल टू एन पी डॉट जीरोज 3,2, ठीक। तो ये डायमेंशन है, 3 रो 2 कॉलम्स, ये डेटा टाइप है, और ये आपका ऑर्डर इक्वल टू सी है, ये डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ऑर्डर इज इक्वल टू सी, इसका मतलब है रो वाइज, ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल टू सी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी यही होती है आपकी। और अगर आप कॉलम वाइज करना चाहते हैं, मेमोरी में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो मेमोरी में डेटा दो ही तरीके से स्टोर हो सकता है, तो कॉलम वाइज या रो वाइज, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सी होता है, लेकिन अगर आप एफ करते हैं तो कॉलम वाइज डेटा स्टोर हो सकता है। तो अभी ये रो वाइज स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर डेटा, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सी ही होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अभी क्या होना है हमारा, अभी होना ये है बेसिकली, अभी तो इसके अंदर ये होना है कि 3 रोज़ और 2 कॉलम्स का एक एरे बनेगा जिसके सभी एलिमेंट ज़ीरो होंगे। ज़ीरो क्यों होंगे, क्योंकि हमने ज़ीरोज़ फंक्शन का यूज़ किया है, और उसका जो डेटा टाइप होगा वो int 64 होगा। देखिए ज़ीरो का मतलब 0.0 भी होगा और ज़ीरो भी होगा, तो आप फ्लोट लेंगे तो 0.0 आएगा, ठीक है, या 0 पॉइंट आएगा उसके अंदर, और अगर आप फ्लोट नहीं लेंगे इंट लेंगे तो फिर पॉइंट नहीं आएगा इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिया है एन पी int 64, तो int 64 है तो इंटीजर टाइप का लिया है, और ऑर्डर सी लिया है। इसका मीनिंग मेमोरी में जो डेटा आपका स्टोर होगा, ये जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो आपकी रो वाइज स्टोर होंगी, ठीक है, उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई ऐसा इशू भी नहीं है। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो रो वाइज ही होती है, लेकिन आप कॉलम वाइज स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप ऑर्डर इज इक्वल टू एफ ले सकते हैं। एफ का मतलब फोर्ट्रन लाइक होता है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो ये इतना कोई खास पैरामीटर नहीं, लेकिन हाँ आप यूज़ कर सकते हैं, पता होना चाहिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। ये आपका देखिए, ये यहाँ पर बन जाएगा अब आपका एक एरे, 3 रो और 2 कॉलम, और सभी एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो। ये देखिए सभी एलिमेंट ज़ीरो है इसके अंदर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी हद तक एम्प्टी की तरह है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है, एम्प्टी में जहाँ गार्बेज वैल्यू आ रही थी जीरोस फंक्शन की हेल्प से, वहाँ आपका वहाँ ज़ीरो आएगा। और याद रखिए ज़ीरोज़ है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है, ZEROS फंक्शन का नेम, तभी ये, अदरवाइज नहीं तो मिस्टेक दिखाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वंस। तो अभी वंस का अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डिफरेंस इतना है, जीरोज़ में जहाँ जीरोज़ आ रहे थे वंस में वहाँ वंस आएंगे, बाकी सब सेम ही है। ये देखिए जीरोज़ की जगह मैंने लिखा है वंस, ऑर्डर भी सेम ही रखा है, कन्फ्यूज़न ना हो, डेटा टाइप भी int 64 रखा है सेम, और ऑर्डर सी ही रखा है। जो ऑर्डर सी का मतलब पिछली बार था वही सेम मतलब यहाँ पर है, ठीक है। मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होगा, रो वाइज या कॉलम वाइज, तो बाई डिफॉल्ट रो वाइज होता है, तो ऑर्डर सी रो वाइज डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा इसके बाद, जब हम एरे को प्रिंट कराएंगे तो आंसर फिर से वही आएगा 1 1 1 1 1 1, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, इससे एरे क्रिएट होगा, और एक ऐसा एरे क्रिएट होगा जिसके सभी एलिमेंट 1 होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। और साइज़ क्या होगा, साइज़ जो भी हम देंगे उस साइज़ के अकॉर्डिंग आपका इसका साइज़ डिक्लेयर होगा। तो साइज़ हमने 3,2 दे रखा, तो 3 रो 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 0 1 और एम्प्टी ये तीनों एक जैसे ही हैं लगभग ऑलमोस्ट। एम्प्टी में याद रखिएगा गार्बेज वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ में ज़ीरोज़ आते हैं, ज़ीरो की फॉर्म में ज़ीरोज़ से नंबर फुलफिल होते हैं, सभी के सभी एलिमेंट सभी ज़ीरोज़ होते हैं, और वंस जो फंक्शन है उसमें आपके सभी एलिमेंट 1 होते हैं आपके, तो ये ध्यान रखना है आपको।
कुछ और फंक्शन है जैसे एम्प्टी लाइक, ज़ीरो लाइक और वंस लाइक। अब जैसे हमने अभी पढ़ा एम्प्टी, ज़ीरो और वंस, तो अभी इसी से मिलते जुलते फंक्शन है एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक, ज़ीरो अंडरस्कोर लाइक एंड वंस अंडरस्कोर लाइक। तो ये एग्जिस्टिंग एरे जो है, पहले से कोई एरे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी हेल्प से अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इनको फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक, ज़ीरो अंडरस्कोर लाइक एंड वंस लाइक। ठीक है, तो उसमें डेटा टाइप भी सेम रहेगा, ऑर्डर्स भी सेम ही रहेगा। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं। तो पहले आपको करना ये होगा कि पहले आपको देखिए ये एक्चुअली कॉपी क्रिएट करते हैं। तो पहले आपके पास एक एम्प्टी फंक्शन है, आपके पास एक एम्प्टी एरे है अब, और जो आपने एम्प्टी फंक्शन की हेल्प से बनाया सपोज, और आप उसी की तरह से दूसरा एक एरे बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा वो होगा एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक। उसी तरीके से पहले से आपके पास एक एरे है जिसके सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं, और आप उसकी तरह से कोई दूसरा एक और एरे बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ज़ीरो अंडरस्कोर लाइक फंक्शन। सिमिलरली पहले से अगर आपके पास कोई एरे जिसके सभी एलिमेंट वन है और उससे मिलता जुलता आप एक और फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, उससे मिलता जुलता एक और एरे बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे वंस अंडरस्कोर लाइक। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा उससे। ये देखिए पहले लिखा इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना ज़रूरी था, इसके जब तक इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसके किसी फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। तो पहले हमने एक एरे क्रिएट किया एम्प्टी एरे, और ऑर्डर क्या लिखा इसका 3,2, 3 रो और 2 कॉलम। डेटा टाइप लिया int64, ऑर्डर लिखा f। ठीक, प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट फर्स्ट एरे इज प्रिंट A1, प्रिंट कर दिया इसको हमने। अभी प्रिंट हुआ है सिर्फ एक एम्प्टी एरे। ठीक है, गार्बेज वैल्यू होगी ये हमें पता है, क्योंकि एम्प्टी में बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यूज आती हैं, तो जो भी गार्बेज होगी वो वैल्यूज़ के अंदर होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि हम उसकी तरह से एक और एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर यूज़ किया एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक फंक्शन। तो हम लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर A2 इज इक्वल टू NP। अब दोबारा से एम्प्टी फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसी की तरह से दूसरा एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक फंक्शन यूज़ करेंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें दूसरे पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे, ना तो हमें साइज़ बताना पड़ेगा, ना डेटा टाइप, ना इसका ऑर्डर। ठीक है, एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक, और फिर हमने उस एरे का नाम जिसकी तरह से हम इसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उस एरे को हमने पहले बनाया था, उसका नेम था A1, तो A1 की तरह एक और एरे बन जाएगा A2, जिसके सभी एलिमेंट आपके एम्प्टी फंक्शन जो एरे 1 था उसी की तरह सभी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और वो क्या था, वो एम्प्टी तो नहीं शो करता, उसको एक्चुअली गार्बेज शो करता है, तो यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज ही आएंगी आपकी। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। आप उसको प्रिंट कर दीजिए तो आप देखेंगे दोनों क्या आंसर आता है आपका। ये देखिए, ये देखिए पहले एक ये एम्प्टी की हेल्प से बनाया था, और इसी की एक कॉपी बनाई किस फंक्शन की हेल्प से, एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक की हेल्प से। उसी की तरह से ये बन गया आपका। ठीक है, ऐसे ही वंस सेम आपका ज़ीरो अंडरस्कोर लाइक और वंस अंडरस्कोर लाइक है। तो पहले से अगर कोई ऐसा एरे है जिसके सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं, इसके सभी एलिमेंट वन है, और आप उसकी कॉपी बनाना चाह रहे हैं, तो दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो अंडरस्कोर लाइक और वंस अंडरस्कोर लाइक की हेल्प से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप कर लोगे इसको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह से सेम प्रोग्राम रखना है, बस ऊपर जो A1 है उसमें आपको ज़ीरोज़ लिखना है, फिर जहाँ आपका एम्प्टी अंडरस्कोर लाइक है वहाँ ज़ीरोज़ अंडरस्कोर लाइक लिखना है, तो प्रोग्राम में उसी तरीके से कॉपी बन जाएगी आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर वंस की हेल्प से बनाना चाह रहे हैं तो वंस लिखिए, और A2 को वंस अंडरस्कोर लाइक की हेल्प से बनाइए, तो सेम आपका कॉपी बन जाएगी यहाँ पर। आगे देखते हैं आई फंक्शन। आई फंक्शन समझिए। अब ये आई फंक्शन क्या है, ये एक्चुअली में जो आपका एरे क्रिएट करेगा, इसमें आपकी नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होंगे, ये इसकी एडवांटेज है। तो क्या करना होता है, हमें करना वही होता है, पहले तो हमें इंपोर्ट नंपाई एज NP ये लिखना पड़ेगा। NP को NP रीनेम, NP का मतलब ये है यहाँ पर कि हमने नंपाई को रीनेम किया है और एक और नेम दिया है NP। तो जहाँ कहीं भी प्रोग्राम में मुझे नंपाई यूज़ करना पड़ेगा, नंपाई की जगह मुझे NP लिखना होगा। ठीक है, तो आई फंक्शन की हेल्प से देखिए, तो मैंने लिखा यहाँ पर A1 इज इक्वल टू NP
डॉट आई, ये लिखा और यहाँ लिख दिया 3, तो होगा ये 3x3 का एक एरे बनेगा। ठीक है, और दूसरी पहचान इसकी ये होती है कि 3x3 का एरे तो बनेगा और उसके सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, सभी डायगोनल एलिमेंट, और रेस्ट जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। तो ये आई फंक्शन की पहचान है। तो इसमें 3 काम एक साथ होते हैं। जब कभी भी हम आई फंक्शन की हेल्प से कोई एरे क्रिएट करते हैं तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल अदर रेस्ट एलिमेंट आर 0। तो बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 होंगे। तो ये आई फंक्शन की हेल्प से हम इस तरीके से 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये एक एरे बना है यहाँ पर, और इसमें डायगोनल एलिमेंट 1 है, रेस्ट एलिमेंट 0 है। डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट है, इसलिए पॉइंट करके आंसर शो कर रहा है इसमें। और साइज़ हमने 3 लिया था, तो 3x3 की आपकी एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आप जानते होंगे, उसी फॉर्म में आपका ये एरे बना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। अभी आगे 2 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये रैंडम डॉट रैंड और रैंडम डॉट रैंड इंट फंक्शन। अब रैंडम से मतलब यहाँ पर ये है कि वैल्यू रैंडमली ही सेलेक्ट होगी। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं रैंडम डॉट रैंड। तो जब आप ये लिखते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंड 3x4, तो ये क्या काम करेगा? तो ये 3x4, ये तो हमको पता है, ये तो साइज़ है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ होंगी, ये 3x4 का एक एरे क्रिएट करेगा, 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करेगा ऑब्वियसली, और जिसकी रेंज जिसके एलिमेंट्स जो होंगे 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। और अगर आपने ऐसे कर दिया 3x4 इंटू 100, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 3x4 का एरे बनेगा, लेकिन अब रेंज 0 से लेकर 100 हो जाएगी। तो आप रेंज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेकर 1 होगा, और आपने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, इस तरीके से लिख दिया, तो इसका मतलब है 0 से लेकर 100 तक एलिमेंट कुछ भी उसके अंदर आ सकता है, रैंडमली सेलेक्ट होंगे, लेकिन रेंज यही होगी। ठीक, रेंडेंट थोड़ा सा अलग है। हमें क्या करना पड़ता है, ये स्मॉल n बनेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, np डॉट रैंडम डॉट रेंडेंट 5, साइज 3,4। तो इसमें एक बात तो ये तय हो गई कि साइज तो 3,4 ही रहेगा। इट मीन्स 3 रोज रहेंगी, 4 कॉलम्स रहेंगे, लेकिन जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, उनकी जो रेंज होगी वो 0,4 होगी। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया था, 5 लिया था, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 एक्सक्लूड होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 0, एंडिंग पॉइंट क्या होगा 4। तो 0 से लेकर 4 तक के बीच में कोई भी नंबर इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वही नंबर आपके शो होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये देखिए, इंपोर्ट नंबर इज np, फर्स्ट लाइन लिखी a1 np डॉट रैंडम रैंड 3,4, तो 3x4 का एक एरे बनेगा। ठीक है, एलिमेंट्स उसके 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। तो ये देखिए प्रिंट इस तरीके से करेगा, मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 3x4 का एरे है ये, और एलिमेंट 0 और 1 के बीच में है। ये देखिए 0.95 मैक्सिमम वैल्यू है इसमें। ओके, एक तो काम ये हुआ। लेकिन जब आपने लिखा np डॉट रैंडम डॉट रैंड 3,4 इंटू 100, तो रेंज अब 0 से लेकर 100 तक हो जाएगी, यानी एलिमेंट्स होंगे मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 हो सकता है। ये देखिए, ये यहाँ देखिए सेकंड एरे के ये एलिमेंट्स आ गए आपके। ओके, स्पेस नहीं था इसलिए ये नेक्स्ट लाइन के अंदर शो कर रहा है। 3x4 का एरे, लास्ट मैक्सिमम वैल्यू देखिए 90 है, और ये रैंडमली सेलेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। तो ये आप अगली बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर डिफर करेगा, लेकिन रेंज यही रहेगी आपकी, सेम रहेगी। आगे देखिए, फिर आपने लिखा है यहाँ पर np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट 5, साइज 2 3। तो साइज तो 3 रहेगा, 2,3 मीन्स 2 रो और 3 कॉलम्स, और रेंज यहाँ पर जहाँ तक रेंज की बात है तो 5 लिखा है। 5 का मतलब 0 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स इसका पार्ट होंगे। ठीक है, इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आंसर आएगा। ये देखिए 2 3 1, ये नीचे लाइन आपकी है नहीं, थोड़ा सा कट हो रहा है यहाँ पर, तो 2 3 1। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू है आपकी 1 2 3, तो कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। ये 4 भी आ सकता है इसमें, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये एक एरे क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
रैंडम डॉट रैंड और रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल था जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।